देखो टॉपिक हमारा है टीडीएस, टैक्स डिडक्टेड एट सोर्स। ये इनकम टैक्स का ही पार्ट है। जो हमने इनकम टैक्स पढ़ा है टीडीएस का पार्ट है, कि जो आपने टोटल कंप्यूटेशन सीखा है तो उसमें आपने सीखा है कि हम जब उसकी हम टैक्स लायबिलिटी निकालते हैं किसी पर्सन की तो टीडीएस माइनस कर देते हैं, क्योंकि एक तरीके से ये पहले ही पे हो चुका है। तो अब हमें इस चैप्टर में ये पढ़ना है कि टीडीएस कटता कब है, यानी ऐसा कैसे हो जाता है, सिचुएशन कौन सी होती है जब हमारा टैक्स पहले ही पे हो गया है ना। तो यहाँ पे ये गवर्नमेंट एक स्कीम लेके आई थी कि जो टैक्स पेयर हैं लेकिन टैक्स पे नहीं करते, जिनकी टैक्स की लायबिलिटी बनती है, तो क्यों ना हम उनसे ना लेके टैक्स जो गिवर ऑफ द पेमेंट है उसी से ले लें। यानी जो पैसे दे रहा है जिस पर्सन को, उसी के हाथ से कुछ पैसे ले लें, कुछ परसेंटेज। तो अब जो रेसिपिएंट है जिसको पैसे मिले हैं वो टैक्स ना भी दे तो गवर्नमेंट का रेवेन्यू का लॉस नहीं होता। तो ये हमारे पास का बैकग्राउंड है, ठीक है। अब इसमें क्या चीज़ें हमारे पास देखो, सबसे पहले थोड़ा सा बैकग्राउंड में क्या लिखा हुआ है, क्या लिखा है मैंने, देखो इसके बैकग्राउंड में इसमें लिखा हुआ है इट इज़ एन अमाउंट ऑफ डिडक्शन टू बी मेड बाय पर्सन वाइल मेकिंग द पेमेंट ऑफ स्पेसिफाइड पर्सन। मतलब पैसे कौन जो दे रहा है वो सब लोग नहीं है, मतलब ऐसे मत सोचो जो भी पेमेंट करते होंगे सब टीडीएस काटते होंगे। तो स्पेसिफाइड पर्सन टीडीएस काटेगा और स्पेसिफाइड टाइम पे काटेगा, स्पेसिफाइड सिनेरियो में काटेगा। वो हम सब पढ़ेंगे, कब कटेगा, कितना कटेगा, कौन काटेगा, ठीक है। बाय सेंट्रल गवर्नमेंट एज इट इज़ अ पार्ट ऑफ इनकम टैक्स। दिस इज शॉर्ट मीनिंग ऑफ टीडीएस, राइट। उसके बाद क्या लिखा हुआ है, दो पर्सन इसमें आए, एक कौन आया, डिडक्टर, और एक आया डिडक्टी, ठीक है। हाँ, थोड़ा सा स्पेलिंग मिस्टेक है यहाँ पे, दो इनको करेक्ट कर लो आप। यहाँ पे लिखा है ना पेयर, इसे हम बोलेंगे डिडक्टर, और जो पेई है जिसको पैसे मिल रहे हैं उसको हम बोलेंगे डिडक्टी, जिसका डिडक्ट किया गया। ये थोड़ा सा स्पेलिंग मिस्टेक है, आप इसको करेक्ट कर लेना, ठीक है। देखो अब पेयर कौन है, पर्सन हु लायबल टू डिडक्ट टीडीएस। पेयर कौन है, जो पैसे पे कर रहा है, जो किसी को पेमेंट कर रहा है, और उसी के ऊपर गवर्नमेंट ने क्या थोप दी, लायबिलिटी की आप टीडीएस काटना, वो हो गया डिडक्टर, और उसे बोलते हैं पेयर। पेई कौन है, जिसे पैसे मिल रहे हैं, जिसे पैसे मिल रहे हैं तो क्योंकि उसे टीडीएस कट रहा है उसे बोलेंगे डिडक्टी। अब आप बताओ इनकम टैक्स रिटर्न कौन भरेगा अपना रिफंड लेने के लिए, डिडक्टर या डिडक्टी? डिडक्टी अपना इनकम टैक्स रिटर्न भरेगा और ये बताएगा गवर्नमेंट को कि मेरा टैक्स पहले ही टीडीएस के नाम पे कट गया है तो प्लीज़ मेरा रिफंड दे दीजिए, या वो बताएगा कि मेरी टैक्स लायबिलिटी अब कुछ नहीं बनती। कंप्यूटेशन फॉर्मेट याद है ना आपको, ठीक है। आगे देखते हैं। अब दोस्तों एक होता है 10 नंबर। 10 नंबर सर क्या होता है, जैसे पेन नंबर होता है, जैसे कंपनी का सिन नंबर होता है, जैसे आधार कार्ड नंबर होता है, इस तरीके से हमने जीएसटी नंबर पढ़ा हुआ है। इसी तरीके से गवर्नमेंट पहले ये बताती है कि कौन कौन लायबल है टीडीएस काटने के लिए। तो जब ही आपको पता चल गया कि मुझे इस पेमेंट पे टीडीएस काटना पड़ेगा तो आपको पहले क्या लेना पड़ेगा, 10 नंबर लेना पड़ेगा। 10 नंबर के लिए अप्लाई करना पड़ेगा। जैसे मैंने आपको बताया था इनकम टैक्स में क्या मैंडेटरी है, पेन नंबर, क्योंकि लॉगिन आईडी पासवर्ड पेन से ही बनता है। तो आपको क्या लेना पड़ेगा, अगर आप डिडक्टर हैं तो क्या लेना पड़ेगा, 10 नंबर। इसका मतलब क्या है, देखो क्या लिखा है इसमें, इट रेफर्स टू टैक्स डिडक्शन एंड कलेक्शन अकाउंट नंबर। इसकी फुल फॉर्म क्या है, टैक्स डिडक्शन एंड कलेक्शन अकाउंट नंबर। इट इज़ ऑफ 10 डिजिट। डिडक्टर हैज़ टू गेट दिस बिफोर डिडक्टिंग टीडीएस ऑफ पर्सन टू अप्लाई फॉर टैक्स। ये प्रोसेस लिखा हुआ है कि अप्लाई करने के लिए हमें एनएसडीएल वेबसाइट पे जाना पड़ता है। फॉर्म कौन सा भरना होता है, 49B। अब ये जो मैंने आपको प्रेजेंटेशन समझाई है, जो पिक्चराइजेशन है, वो एक तरीके से स्टेप्स हैं। वो क्या एक तरीके से स्टेप्स हैं। तो जब हम प्रैक्टिकल क्लास करेंगे तो ये प्रोसेस को हम 1 बाय 1 देख लेंगे, ठीक है। थ्योरी समझने से हमें समझ में नहीं आएगा तो इसका मैं एक प्रैक्टिकल बता दूंगा, ठीक है। तो अभी तक इतना समझ में आया कि 10 नंबर क्या है, जो टीडीएस काटेगा उसको पहले क्या लेना पड़ेगा, 10 नंबर। बिना 10 लिए कोई टीडीएस काट सकता है क्या, नहीं, वो क्राइम है, वो क्राइम है। तो याद करो मैंने आपको पढ़ाया था फॉर्म्स होते हैं, फॉर्म 16, फॉर्म 16A, याद आ रहा है। जो टीडीएस काटता है मैंने कहा था वो जिसका काटा है उसको फॉर्म देगा कि मैंने टीडीएस काटा है। उसमें सारी डिटेल लिखी होगी, मेरा 10 नंबर, आपका पेन नंबर, कितने अमाउंट टीडीएस काटा और कितना काटा। तो अगर मैं वैलिड पर्सन हूँ, मैंने टीडीएस काटा है, तो मैं आपको फॉर्म 16 देने से मना नहीं करूँगा। और फॉर्म 16 मैंने बताया था मिलता है सैलरी में, और फॉर्म 16A अदर देन सैलरी की इनकम। ये वही 10 का यूज़ आ गया। आगे चलते हैं।
मैंने आपको बताया 49B फॉर्म भरना पड़ता है, एनएसडीएल की साइड से भरना पड़ता है। ये हम भरना सीखेंगे, 5-10 मिनट का प्रोसेस है। बस एक बार हम वेबसाइट पे पहुंच जाएंगे तो जो प्रोसेस मैंने आपको पिक्चराइजेशन फॉर्म में लिखा है बिल्कुल ईजी लगेगा। ठीक है, चलो अब मैंने आपको जो नीचे डिस्कशन लिख के बताया वो हमने डिस्कस कर लिया। कितने फॉर्म हुए? 16, और फॉर्म 16A सैलरी के लिए 16 और अदर देन सैलरी इनकम के लिए 16A। ठीक है, ओके। अब यहाँ पे ये भी आप समझ गए, पे और पे के बारे में भी समझ गए पूरी तरीके से। पेयर कौन है? पर्सन। पेयर पर्सन वो है जो टीडीएस काटेगा, और पेई कौन है? जिसका टीडीएस काटा जाएगा। ठीक है, चलो जी, रूल्स भी आप समझ गए होंगे। यहाँ तक के डिस्कशन में आपको रूल समझ में आ गया होगा कि भैया अगर टीडीएस की एप्लीकेबिलिटी है तो पहला पॉइंट क्या लिखा हुआ है? पहले 10 नंबर ले लो, ठीक है ना। डिडक्टी जो होगा वो क्या भरेगा? अपनी आईटीआर भरेगा रिफंड लेने के लिए, और डिडक्ट टीडीएस ऑन द डेट ऑफ मेकिंग पेमेंट। हाँ, ये इंपॉर्टेंट है, थर्ड लाइन को ध्यान समझेंगे। मान लो मिस्टर एक्स एक पर्सन है जिनको किसी को पेमेंट करनी है, और मिस्टर एक्स को पता चल गया है कि जो मैं पेमेंट कर रहा हूँ उस पर टीडीएस एप्लीकेबल है। तो टीडीएस काटना कब है ये लॉ बोलता है। टीडीएस कहता है कि दो में से जो जल्दी डेट आएगी, डेट ऑफ मेकिंग पेमेंट और ड्यू डेट विच एवर इज अर्लियर। ड्यू डेट का मतलब पैसे जिस दिन मिले या पैसे जिस दिन मिलने थे, दोनों जो डेट पहले आएगी उस दिन। मतलब गवर्नमेंट कहती है मुझे मेरे पैसे दे दो, आपको जब मिले आपको मिलते रहे, हमें मतलब नहीं। ड्यू डेट और पेमेंट डेट विच एवर इज अर्लियर। बिजली का बिल मेरे पास जब आता है तो उसमें लिखा रहता है कि ड्यू डेट बिजली की 7 तारीख है, यानी 7 तारीख तक बिल जमा कर दो वरना पेनल्टी लगेगी, लेट फीस लगेगी। ठीक है, तो टीडीएस की एप्लीकेबिलिटी कब है? जिस दिन बिल की पेमेंट होगी या ड्यू डेट जो दोनों में से पहले आया। या तो कभी हम पहले पेमेंट कर देते हैं बिल की, या ड्यू डेट के बाद पेमेंट करते हैं। तो गवर्नमेंट कहती है जो पहले हो वहीं पे टीडीएस काटो और हमें दे दो, चाहे भले आपको पैसे बाद में मिले। बात समझ में आ रही है? ये एक इंपॉर्टेंट पॉइंट है। गवर्नमेंट को उसका पैसा टाइम से चाहिए वरना लेट फाइन लगेगा। तो अभी हम इसी पॉइंट पे आगे पढ़ेंगे। लेट टीडीएस काटने पे पेनल्टी है, लेट जमा करने पे पेनल्टी है। क्या मैंने बोला? लेट टीडीएस काटने पे पेनल्टी है क्योंकि काट के जमा करना है, और लेट टीडीएस जमा कराया तो भी पेनल्टी है। ठीक है, नेक्स्ट फोर्थ पॉइंट लिखा हुआ है टीडीएस इज अ करंट लायबिलिटी। क्या लिखा हुआ है? टीडीएस करंट लायबिलिटी फॉर पेयर एंड करंट एसेट्स फॉर पेई। बिल्कुल बात सही लिखी हुई है। जिसका टीडीएस कट गया उसके लिए क्या बनेगा? करंट एसेट्स, क्योंकि बाद में वो रिफंड ले सकता है ना। और जिसने टीडीएस काटा है उसको कहाँ जमा करना है? गवर्नमेंट को, इसलिए उसकी तब तक क्या बनेगी? लायबिलिटी, करंट लायबिलिटी। ठीक है, नेक्स्ट वेरी इंपॉर्टेंट पॉइंट ये रहा, बोल्ड कैटेगरी में लिखा हुआ है। क्या? ये देखो क्या लिखा हुआ बोल्ड कैटेगरी में, दिस इज वेरी इंपॉर्टेंट। लिखा हुआ है पेन इज मैंडेटरी फॉर पेयर बिफोर डिडक्शन ऑफ टीडीएस, अदरवाइज टीडीएस विल बी डिडक्टेड। अदरवाइज टीडीएस विल बी डिडक्टेड एट द रेट 20% और रेट स्पेसिफाइड विच एवर इज हायर। ध्यान समझिए आप। मैंने रोहित को बोला कि रोहित आपको जो मैं पेमेंट कर रहा हूँ ना रोहित, उसमें टीडीएस एप्लीकेबल है, मैं आपका टीडीएस काट के दूंगा। रोहित कहता है ठीक है, बट मेरे पास पेन नहीं है। तो मैं रोहित को बोलूँगा रोहित आप पेन के लिए अप्लाई कर दो, क्योंकि पेन रोहित 7 दिन के अंदर आ जाता है। अगर घर पे नहीं भी आएगा तो एक्नॉलेजमेंट आपको एक ऑनलाइन आ जाएगी, वो नंबर चाहिए मुझे। फिर भी रोहित ने नहीं अप्लाई किया, जो भी है इसका पेन नंबर इसके पास नहीं, मेरे बोलने के बाद भी। तो टीडीएस का रूल कहता है कि जो सेक्शन में लिखा होगा जो रेट, अभी हम पढ़ेंगे किस सेक्शन में कितना काटना होता है, और 20% जो सेक्शन में लिखा होगा और 20 जो ज़्यादा होगा उससे टीडीएस कट जाएगा। फिर से गवर्नमेंट 20% फिक्स है। गवर्नमेंट कहती है जो रेट होगा, रेट तो कुछ भी हो सकता है, 10%, 20%, 15%, और 20%, 15% और 20% जो गवर्नमेंट बोल रही है जो ज़्यादा होगा उससे कटेगा। जैसे मैं आपको बताता हूँ, एक टीडीएस का सेक्शन है, एक सेक्शन है टीडीएस फॉर प्रोफेशनल फीस। अगर आप किसी प्रोफेशनल को पैसे पे करते हो 30,000 रुपये से ज़्यादा तो उसका टीडीएस काटना होता है 10%, यानी कितने कटेंगे? 3,000 रुपये। अब उस प्रोफेशनल टीडीएस कटना है, प्रोफेशनल बोल रहा है मेरे पास पेन नंबर है ही नहीं, तो रेट कितना लिखा है लॉ में? 10%, और यहाँ कितना बोल दिया? 20%। जो ज़्यादा होगा उससे कटेगा। अब एक और चीज़ सुन लो, एक सेक्शन है इसमें लिखा हुआ है इनकम फ्रॉम लॉटरी, विनिंग, क्रॉस ऑफ। जैसे केबीसी में आप जाते हो, इंडियस गॉट टैलेंट में जाते हो, रॉडीज में जाते हो, वहाँ पैसे मिलते हैं आपको, 30% टीडीएस है।
अब आपके पास पैन नंबर नहीं है तो 30%, और यहाँ कितना लिखा है 20, ज़्यादा क्या हुआ 30, तो ज़्यादा कटेगा आपका अगर पेन नहीं है। अगर पेन है तो जिस सेक्शन में जितना रेट लिखा है, ठीक है। ये पेन ना होने की वजह से ज़्यादा इनकम टैक्स के दायरे में आ गए ना, आप पेन नंबर लीजिए। इनकम टैक्स में जो आएगा उसको पेन नंबर लेना पड़ेगा। अब हम लोग 1 बाय 1 सेक्शन पढ़ेंगे, और जो जो सेक्शन आपके लिए रेलेवेंट है, हमारे लिए जो रिकरिंग बेसिस पे यूज़ होते हैं ऑफिस में, वो हम पढ़ेंगे। तो थर्ड पॉइंट देखिए क्या लिखा हुआ है, टीडीएस का थर्ड पॉइंट क्या कहता है, टीडीएस ऑन इंटरेस्ट अदर देन सिक्योरिटी। अदर देन सिक्योरिटी मतलब आपको इंटरेस्ट मिलता है बैंक से, पोस्ट ऑफिस से, किसी को लोन देते हो वहाँ से, या डिबेंचर वगैरह खरीदते हो, म्यूचुअल फंड खरीदते हो, तो वहाँ से भी आपको ब्याज मिलता है। तो यहाँ पे सेक्शन कह रहा है टीडीएस जो मिला होगा अदर देन सिक्योरिटी से, मतलब शेयर डिबेंचर वगैरह छोड़ के कहीं से इंटरेस्ट मिला, तो कितना लिखा है, अगर बैंक से मिल रहा है, पोस्ट ऑफिस से मिल रहा है, तो 40,000 तक कोई दिक्कत नहीं, उसके ऊपर टीडीएस कटेगा, ये अमाउंट लिमिट में। सीनियर सिटीजन है आप तो 50,000 तक माफ है, उसके ऊपर टीडीएस कटेगा। और अगर इन दोनों के अलावा कहीं से इंटरेस्ट मिला, मतलब बैंकिंग, पोस्ट ऑफिस से कहीं और से इंटरेस्ट मिला, तो 5,000 के ऊपर क्या कटेगा आपका, टीडीएस कटेगा। कितना रेट से कटेगा, 10%। कितनी चीज समझ आई हमें ये समझ में आई कि सर, अब आपको पूछना चाहिए सर इसका मतलब अगर मुझे बैंक ब्याज दे और वो ब्याज 40,000 से ऊपर हो तो क्या मेरा टीडीएस कटेगा, हाँ कटेगा। लेकिन सर अगर मैं इनकम टैक्स के मुताबिक 60 साल से ऊपर हूँ तो मेरा टीडीएस कब कटेगा, 50 से ऊपर। लेकिन बैंक, पोस्ट ऑफिस के अलावा इंटरेस्ट कहीं से मिल रहा है, सिक्योरिटी को हटा के, तो कितना, 5,000 से ऊपर में ही क्या कटेगा, कितना काटना है जी, 10%। नेक्स्ट, बहुत ही रिकरिंग सेक्शन जो आपको टेलीविजन के एग्जाम पसंद में आ जाता है, कि जब भी हम कोई गेम में जीतते हैं, फोर्थ पॉइंट, टीडीएस ऑन विनिंग फ्रॉम लॉटरी, क्रॉसवर्ड पजल, कार्ड गेम, कोई भी ऐसी इनकम। चौथा और पांचवा एक साथ देखेंगे, चौथा और पांचवा एक साथ देखेंगे। क्या लिखा हुआ है पांचवा, विनिंग फ्रॉम हॉर्स रेस, मतलब ये सारी इनकम ऐसी है जो आकस्मिक इनकम होती है, या ऐसी इनकम है जिसमें कोई मेहनत हुई नहीं, आप जीत गए। मेहनत का मतलब कोई खर्चा नहीं हुआ आपका, तो गवर्नमेंट कितना काट रही है, 30%। कितने से ऊपर, 10,000 से ऊपर। इसका मतलब कौन बड़ा करोड़पति में जाओ, अगर 10,000 तक जीते, 10,000 से कम, तो टीडीएस नहीं है, वरना टीडीएस है। अच्छा 10 के ऊपर या 10 में ही कट जाएगा, 10 में ही टच हुए टीडीएस कट जाएगा, 10 में भी, हाँ लिमिट है, लिमिट जो हम पढ़ रहे हैं उस लिमिट में टच होते ही आपका टीडीएस कटेगा। ऐसे ऊपर जो हमने पढ़ा 40-50 पे टीडीएस कट जाएगा, वो लिमिट है। कोई प्रॉब्लम, देखो ये बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट सेक्शन है, बहुत ज़्यादा। मतलब ये समझ लो अगर हम टैली में अकाउंटिंग करेंगे या कहीं पे भी अकाउंटिंग करेंगे तो सबसे ज़्यादा कौन सेक्शन लगेगा, 194C, क्योंकि आज भी आपको पता होना चाहिए कि ज़्यादातर काम लोग कैसे करवाते हैं, कॉन्ट्रैक्टर के थ्रू। कॉन्ट्रैक्टर मतलब काम का ठेका दे देते हैं, तो ये उस पर सेक्शन अप्लीकेबल है, टीडीएस ऑन पेमेंट टू कॉन्ट्रैक्टर। तो ध्यान समझेंगे इसको। ऐसे एग्जाम्पल क्या है कॉन्ट्रैक्टर के, जैसे मान लीजिए आप एएमसी देते हैं, मतलब किसी चीज़ की एनुअल मेंटेनेंस चार्ज पे करते हैं, रिपेयर करवाते हैं, कोई भी हायरिंग का चार्ज पे करते हैं, मैन पावर का, या कोई भी ऐसा काम जिसमें आपको लगता है कि आप किसका पैसा पे कर रहे हो, कॉन्ट्रैक्टर का। मतलब वो बंदा आता है आपको सर्विस देके चाहता है, वो नौकरी नहीं करता आपके पास, जो सामने वाला आपके पास सर्विस देने आ रहा है वो नौकरी नहीं करता, उसको आप काम के पैसे देते हो। तो ये क्या हो जाएगा, टीडीएस ऑन पेमेंट टू कॉन्ट्रैक्टर। ध्यान से समझेंगे इसको। 1% टीडीएस काटना है, कितना काटना है, 1%। कितना काटना है, 1%। इन केस ऑफ पेयर, यानी रिसीवर ऑफ मनी जो है इंडिविजुअल और एचयूएफ, जिसको पेमेंट कर रहे हो, अगर वो इंडिविजुअल एचयूएफ है तो कितना टीडीएस है, 1%। इसके अलावा अगर सामने वाला कंपनी है, एलएलपी है, पार्टनरशिप है, तो कितना, 2%। किसको देख रहे हैं हम, जिसको पैसे दिए जा रहे हैं उसको देख रहे हैं। अगर सामने वाला अदर देन इंडिविजुअल एचयूएफ है तो कितना काटना है, 2% काटना है। सर लिमिट तो बताओ, लिमिट देख लेते हैं, लिमिट देख लेते हैं। अब यहाँ पे मैंने लिमिट लिखी है, सबसे ऊपर देखो कितना लिमिट लिखा हुआ है, 30,000 और एक 1 लाख। ध्यान समझेंगे, अगर उस पर्सन को आपने एक बार में या एक बिल से 30,000 रुपये ज़्यादा पेमेंट करा तो टीडीएस कटेगा। लेकिन आपने उसको 30,000 पे नहीं किया, लेकिन थोड़ा थोड़ा कर करके साल भर में उसको लाख से ऊपर पे कर दिया,
एक बिल एक बार में अगर पेमेंट है 30,000 देखना है, लेकिन अगर 30 से कम पे किया लेकिन साल भर में 1 लाख को टच कर गई लिमिट तो TDS फिर भी काटना है। तो सिंगल बोले तो 30,000, एग्रीगेट अमाउंट बोले सेम कॉन्ट्रैक्टर को तो 1 लाख। ये 1 लाख कब देखना है? ड्यूरिंग अ फाइनेंशियल ईयर, ड्यूरिंग अ फाइनेंशियल ईयर। अब ध्यान सुनो जो मैं बोल रहा हूँ। फाइनेंशियल ईयर शुरू कब होता है? अप्रैल। ख़त्म कब होता है? मार्च। आपने किसी को पेमेंट करी, अप्रैल से शुरुआत करी पेमेंट, काम करवाया उससे अप्रैल, कभी जून, कभी जुलाई, कभी अगस्त। आपने अप्रैल मई जून अगस्त तक, सॉरी नवंबर तक पेमेंट करी, वो ही 95,000। ध्यान समझना, आपने किसी को पेमेंट करी थोड़ा थोड़ा कर करके नवंबर में वो कितना पहुंच गया? 95,000। अब आपको डर है कि TDS कटने वाला है, क्योंकि कितना टच ना हो जाए? 1 लाख। जनवरी में एक पेमेंट करी आपने 20,000 रुपये की, क्रॉस हो गई लिमिट, 1,15,000 हो गया। अब TDS पता है आप कितने पे काटना है? TDS पता है कितने पे काटना है? जब 20,000 का चेक दोगे उसको, 20,000 पेमेंट करोगे तो पिछली सारी पेमेंट में TDS काट लेना है। ये है ध्यान देने वाली बात। यानी TDS ऐसा नहीं है कि 1 लाख टच हुआ तो 1 लाख के बाद आप पे एप्लीकेबिलिटी TDS की आ गई, तो जो पिछली पेमेंट्स करी होंगी उस पर आप इस बिल से TDS पूरा काटोगे। यानी गवर्नमेंट को पूरा एक तरीके से 1 लाख टच हो गई तो सब पे एप्लीकेबल हो गया। तो हम क्या देख रहे हैं? टच होने के बाद भी सब्सिक्वेंट अमाउंट पे नहीं, प्रीवियस सारे अमाउंट को एग्रीगेट करके जो अमाउंट आपने जितना पे किया है उस पर TDS काटो। एक्चुअली TDS है क्या? जितने पैसे मिले उसका टैक्स चाहिए हमें, तो वही टैक्स एप्लीकेबल हो गया। वरना अगर क्या होता, वरना क्या होता, नवंबर में पेमेंट कर रहे हो आप, अभी तक टच नहीं हुआ, जनवरी में पेमेंट कर रहे हो 20,000, तो 20,000 कितना काटते आप? 1 या 2%। तो गवर्नमेंट को पैसे क्या मिले? उसको ज़्यादा पैसे मिल गए उसको तो रेवेन्यू का लॉस हो जाएगा ना गवर्नमेंट का, क्योंकि वो तो 95,000 पहले ही कमा चुका। समझ गए? तो मैंने क्या बोला? वंस एप्लीकेबल ऑलवेज एप्लीकेबल, ये ध्यान रखना है। वंस एप्लीकेबल ऑलवेज एप्लीकेबल, पार्ट एप्लीकेबल फुल एप्लीकेबल। ठीक है जी, ये बहुत महत्वपूर्ण सेक्शन है TDS ऑन कॉन्ट्रैक्टर। 30,000 तो समझ में आ ही गया आपको, सिंगल बिल सिंगल ट्रांजेक्शन। नेक्स्ट एक हेडिंग है हमारे पास इसी सेक्शन में, नो TDS इफ। क्या लिखा हुआ है? TDS नहीं काटना। ये भी कॉन्ट्रैक्टर हैं, ये भी कॉन्ट्रैक्टर हैं। बिजनेस क्या कर रहे हैं? बिजनेस कर रहे हैं प्लाइंग, हायरिंग और लीजिंग ऑफ गुड्स एंड कैरिज। और इन गाड़ियों का बिजनेस कर रहे हैं, किस चीज़ का? प्लाइंग, हायरिंग, लीजिंग ऑफ गुड्स एंड कैरिज। जिनके पास गाड़ी कितनी है? ओन 10 और लेस, मतलब 10 से कम गाड़ियां हैं। कब? ड्यूरिंग प्रीवियस ईयर में। तो इन लोगों का TDS नहीं काटना। अगर बिजनेस किसका है? प्लाइंग का, हायरिंग का, लीजिंग ऑफ गुड्स एंड कैरिज का, और उस जिस पर्सन को पेमेंट कर रहे हैं उसके पास 10 से कम गाड़ियां हैं, तो उसका TDS हम नहीं काटेंगे, चाहे भले पैसे 30 से ऊपर, 1 लाख से ऊपर चले जाएं। ठीक है? लेकिन आगे क्या लिखा है? प्रोवाइडेड पर्सन फर्निश्ड पेन नंबर। हम उससे एक चीज़ रिक्वेस्ट करेंगे कि आपका TDS नहीं कटेगा, क्योंकि TDS आप पे बच गए आप, लेकिन आप पेन नंबर बस बता दो। अब देखो ना, पेन नंबर सरकार ने ले लिया, तो पेन नंबर से सरकार कभी डाउट होगी तो आपकी इनकम फाइंड कर लेगी। तो आप पे TDS एप्लीकेबल नहीं है, बस आप क्या बता दो हमको? पेन नंबर आप बता दो, बस। क्लियर? बोलो जी। अब देखो 3 चीज़ें एक साथ कवर अप करते हैं। कौन कौन सा? TDS 7th पॉइंट, TDS ऑन इंश्योरेंस कमीशन, TDS ऑन कमीशन ऑन सेल ऑफ लॉटरी टिकट, और TDS ऑन ब्रोकरेज और कमीशन। ब्रोकरेज और कमीशन, ये तीनों किस तरीके के पैसे? कमीशन मिल रहा है आपको। कभी आप LIC के एजेंट बन गए, कभी आप लॉटरी टिकट बेच रहे हो कमीशन की तरह, कभी आप किसका काम कर रहे हो? ब्रोकरेज वगैरह का। होता है ना, जो लोग किसी घर बिकवाते हैं, मकान बिकवा, रियल एस्टेट वाले, तो कमीशन इनकम होती है लोगों को, प्रॉपर्टी डीलर वाले। तो तीनों में लिमिट देखो सेम है, कितनी? 15, 15, 15, और रेट कितना है? 5, 5, 5। बस एक जगह अलग है, इंश्योरेंस एजेंट का काम अगर आप करते हैं कमीशन मिलती है, और आप अगर इंडिविजुअल हैं तो 5%, सॉरी इंडिविजुअल HUF हैं तो 5%, और अदर देन स्टेटस इनका है तो 10%। मतलब अगर आप इंडिविजुअल HUF के अलावा हैं, यानी कंपनी है, पार्टनरशिप है, और और एज अ पार्टनरशिप, एज अ कंपनी इंश्योरेंस का काम करते हैं, इंश्योरेंस कमीशन का, तो कितना TDS है? 10%। क्लियर? चलो यहाँ तक आप नोट कर लो।
फिर हम आगे कंटिन्यू करते हैं। आगे चलते हैं। अब हमारा सेक्शन आता है TDS ऑन रेंट। 10th पॉइंट, TDS ऑन रेंट क्या लिखा हुआ है, ध्यान से देखेंगे। अगर आपको अपना एसेट्स देने से किराया मिलता है, क्या मिलता है, आपने एसेट किसी को दिया और आप बदले में किराया लेते हो, और आपका किराया साल में 240 की लिमिट टच कर जाता है। 240 का मतलब मंथली कितना हो गया, एवरेज मंथली मान रहे हैं, ऐसा मतलब नहीं आप 240 सीधा 12 से डिवाइड कर दो, ऐसा नहीं हमेशा 12 से डिवाइड करो, किसी भी साल कब कम ज़्यादा भी हो सकता है। पहले मेरे घर पे ATM खुला हुआ था, अब होटल खुल गई, तो किराया तो कम ज़्यादा हो सकता है। मतलब साल भर में अगर आपका किराया 240 आपको मिलता है, तो सामने वाला जो आपको पेमेंट कर रहा है TDS रेंट, वो आपका TDS काट के आपको देगा। तो TDS ऑन रेंट लिमिट कितनी हो गई, 240। अब एसेट्स क्या हो सकते हैं, अगर आप प्लांटर मशीनरी हायर करते हो, मतलब किराए पर लेते हो, तो TDS काटना है आपको। और अगर आप लैंड एंड बिल्डिंग फर्नीचर फिक्सचर किराए पर लेते हो, तो आपको TDS काटना है। यानी अगर मैं पेई के एंगल से बात करूं, तो अगर मैंने अपना मकान दिया तो किस कैटेगरी में आया, वो लैंड एंड बिल्डिंग में आया, तो कितना रेट आया, 10%। अगर मैंने अपना कुर्सी टेबल ये सब दिया तो कितना, 10 में आया। प्लांटर मशीनरी अगर हम देते हैं तो हमें कितना TDS कटेगा, 2%। क्लियर। नेक्स्ट आइए, TDS ऑन पेमेंट ऑन ट्रांसफर ऑफ इमूवेबल प्रॉपर्टी। ये क्या होता है सर, TDS ऑन पेमेंट ऑन ट्रांसफर ऑफ इमूवेबल प्रॉपर्टी। कैपिटल गेन पढ़ा है हमने, वहाँ पे ट्रांसफर वर्ड आया था। ट्रांसफर मतलब एक तरह से सेल होता है। तो अगर हम क्या सेल कर रहे हैं, इमूवेबल प्रॉपर्टी, मतलब लैंड हो गई, सिर्फ इमूवेबल लैंड ही होती है, या तो लैंड या लैंड के जैसा कोई ऐसी आर्टिकल और थिंग जो मूवेबल नहीं है, तो उसके अगर आपको अमाउंट 50 लाख से ऊपर मिल रहा है तो कितना TDS काटना है, 1%। लेकिन अगर वो लैंड जो आपने ट्रांसफ़र की वो रूरल में है और उसकी वैल्यू 50 लाख से कम है, तो हम TDS नहीं काटेंगे। गांव की ज़मीन को हम माफ़ कर रहे हैं। रूरल एरिया मतलब ग्रामीण इलाका। तो याद ये रखना है कि जब भी हम कोई ज़मीन सेल करते हैं तो 50 लाख से ऊपर पे क्या कटता है, TDS कटता है। नेक्स्ट वेरी वेरी इंपॉर्टेंट सेक्शन जो ऑफिस में यूज़ होता है, TDS ऑन फी टू प्रोफेशनल्स। प्रोफेशनल्स कौन होते हैं, आर्किटेक्ट, लॉयर, इंजीनियर, एक्चुरी, ये सब चीज़ें कौन होती हैं, प्रोफेशनल कैटेगरी में आते हैं। अब प्रोफेशनल दो प्रकार के होते हैं, टेक्निकल होते हैं और एक नॉन टेक्निकल होते हैं। टेक्निकल होते हैं और एक नॉन टेक्निकल होते हैं। तो अगर सामने वाले ने सर्विस दी, प्रोफेशनल है बट क्या है, टेक्निकल नहीं है, नॉर्मल पर्सन है, तो 10% TDS है। और अगर टेक्निकल है, मतलब कंप्यूटर की लाइन का है, कोई उसने टेक्निकल सर्विस दी, आप समझते हो, IT की फील्ड मोस्टली टेक्निकल मानी जाती है, जो उसके अलावा कोई नहीं कर सकता, तो 2% TDS काटना है। अब जो मैंने प्रोफेशनल बताया उसमें क्या क्या है, आर्किटेक्ट आप समझते ही हो, लॉयर समझते हो आप, ठीक है, CA समझते हो, इंजीनियर समझते हो। एक आता है एक्चुरी। एक्चुरी क्या होते हैं, एक्चुअली एक तरीके से इंश्योरेंस कंपनी के पास एक्चुअली काम करते हैं, जो हम इंश्योरेंस कंपनी के प्लान खरीदते हैं, 20 साल पैसा लगाओ इतना मिलेगा, या रिटायरमेंट में इतना मिलेगा, वो जो प्लान बनाते हैं उसे हम बोलते हैं एक्चुअली। इसका एक इंस्टीट्यूट है हमारे इंडिया में, इंस्टीट्यूट ऑफ एक्चुरियल साइंस। समझ गए, इंडिया में एक्चुअली बहुत कम है और इनकी पेमेंट, इनकी सैलरी बहुत ज़्यादा होती है। ये मैथमेटिक्स की फील्ड एक तरीके से, यानी मैथ्स इसमें कंपलसरी सब्जेक्ट होता है और मैथ्स आपकी अच्छी होनी चाहिए, बेसिकली स्टैटिकल स्टैट्स पे ऊपर है। समझ गए आप एक्चुअलीज क्या होते हैं। तो ये हो गया हमारे पास TDS ऑन प्रोफेशनल्स। टेक्निकल पे कितना, 2%, और नॉन टेक्निकल पे कितना, 10%। लिमिट कितनी बताओ, लिमिट कितनी, 30,000। दोनों के लिए, एक के लिए, दोनों के लिए। क्लियर, राइट। TDS ऑन EPF। TDS ऑन EPF, इसका बहुत विरोध हुआ लेकिन फिर भी इसको इम्प्लीमेंट कर रखा है। क्या है ये TDS ऑन EPF, देखो, एम्प्लॉय प्रोविडेंट फंड। आप कहीं नौकरी करते हो, आपका PF कटता है, तो PF फिर आप कई साल बाद या जब नौकरी छोड़ते हो अपना पैसा निकाल सकते हो। तो गवर्नमेंट ने एक लिमिट लगा दी, अगर आप PF निकालते हो 50,000 से ऊपर तो आपका TDS कटेगा, 10% TDS कटेगा। ठीक है जी। EPF, इसका विरोध क्यों किया होगा लोगों ने, हमारा पैसा हम निकाल रहे हो तो TDS काट रहे हो, तो इससे कोई प्रॉब्लम नहीं है हमें।
अगर आपको लगता है कि आपकी इनकम नहीं है, आप टीडीएस रिटर्न भरो और पैसे वापस ले लो। 17 पॉइंट है टीडीएस ऑन इंटरेस्ट ऑन डेट एंड बॉन्ड। याद है मैंने ऊपर बताया था एक्सेप्ट इंटरेस्ट ऑन सिक्योरिटी। ऊपर जब मैंने पढ़ाया था इंटरेस्ट इनकम, वहाँ पर मैंने बोला था इंटरेस्ट सिक्योरिटी को छोड़ के, ये सिक्योरिटीज आ गई इंटरेस्ट ऑन बॉन्ड। अगर यहाँ से इंटरेस्ट मिलता है 2500 से ऊपर, तो जो आपको कंपनी इंटरेस्ट दे रही है उसको क्या काटेगी, आपका टीडीएस काटेगी। ठीक है। नेक्स्ट, आपको पैसे मिल रहे हैं एलआईसी कंपनी की तरफ से। कौन पैसे दे रहा है आपको? एलआईसी कंपनी। एलआईसी आप कराते हो, प्रीमियम भरते हो, फिर कंपनी भी तो आपको देती है ना पैसे, समय शॉर्ट देगी, किसी घटना पे देगी। 1 लाख से ऊपर अगर कंपनी दे रही है आपको, तो क्या कटेगा आपका? टीडीएस कटेगा। क्लियर है जी? बोलो। बस यहाँ तक अभी नोट करो, नोट कीजिए। क्या हो गई? सर एक बार लास्ट वाला फिर से बता दो। कौन सा वाला? जो हमें पैसे मिले हैं